हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। पहले समझते हैं कि क्या था फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था वो क्या था, कब हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो मेरा कोशिश ये रहेगी इसको 2 वीडियो में मैं पूरा करूं। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे ये अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आप चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं इसमें, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांस की क्रांति। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक राजा है। ठीक है, एक राजा है जिसका नाम है लुइस या लुई। ठीक है, लुइस 16। ठीक है, जिसके समय में ये घटना हो रही है। लुइस जो है वो बॉर्बन डायनेस्टी से है, यानी जो उसका राजवंश है वो क्या है, बॉर्बन, जिसको हिंदी में बर्बन या बर्बन ऐसे बोलते हैं, बॉर्बन। ठीक है, जिसके बिस्किट आते हैं। ठीक, बॉर्बन डायनेस्टी है, राजवंश है, और उसका राजा है लुइस 16। ठीक है, इनका राजवंश वो काफी बड़ा रहा, क्योंकि देखिए इनके नाम कॉमन थे, लुइस 1 2 3 करके, ऐसे ये 16 नंबर पे आते हैं, लुइस 16। ठीक है, ये राजा है, और इसी राजा के समय में, इस राजा का नाम इस फ्रांसीसी क्रांति में इसलिए आया है क्योंकि इसी के समय में क्रांति होती है। ठीक है, क्रांति का जो समय है वो है 14 जुलाई 1789, 1789, 1789। ठीक है, चीजें समझ लीजिए। राजा है, बॉर्बन डायनेस्टी है, फ्रांस यूरोपीय देश है, वहाँ की जो करेंसी है वो लिवरे है। ठीक है, आप लोग ये चीजें नोट कर लीजिए, चीजें काम आती हैं आगे। लिवरे, ठीक है, लिवरे। ठीक, ये वहाँ की करेंसी है। ठीक, इतनी चीजें आप समझिए। कब हुआ, मतलब कैसे एक यूरोपीय देश है जहाँ फ्रांस, उसकी करेंसी जो है वो लिवरे है, बॉर्बन डायनेस्टी है, उसका उस राजवंश से बिलोंग करता है लुइस 16, जिसके शासनकाल में ये क्रांति होती है। ठीक है, क्रांति समझते हैं कि क्यों होती है, और क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है। क्रांति की शुरुआत यहाँ पर होती है, बेस्टाइल एक जेल है। ठीक है, जो एक किले में है, बेस्टाइल। ठीक है, बेस्टाइल एक जेल है, बेस्टाइल या बास्ती। ठीक है, इंग्लिश में बेस्टाइल लिखते हैं हम उसको, बेस्टाइल प्रिजन या फिर, ठीक है, बेस्टाइल जेल। और 14 जुलाई को जो वहां के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं फ्रांस के, वो इस जेल के ऊपर आक्रमण करते हैं। लगभग 7,000 लोग हैं जो इस जेल को मिलकर तोड़ देते हैं और क्रांति का आह्वान कर देते हैं। ठीक है, पहले इस चीज को समझ लीजिए, फिर चीजें मैं एक सिरे से आपको समझा दूंगी। 14 जुलाई का दिन है, बेस्टाइल एक जेल है जो एक फोर्ट के अंदर है। ठीक है, और इस किले पर आक्रमण करने का जो उनका मेन उद्देश्य है वो है कि राजा की अहम पर चोट करना, यानी कि राजतंत्र नहीं चलेगा, हमें क्या, अब जो आपके दैवीय सिद्धांतों वाली परंपरा है कि हम राजवंश से हैं और हमारे लिए ही मतलब हम राजवंश में पैदा हुए इसलिए हम हर टैक्स से, हर चीज़ों से मुक्त हैं, या फिर हम सबसे ऊपर हैं, जो ये सिद्धांत है, इसकी अहम पर चोट करना ही बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ना, इस जो राजतंत्र है इसके ऊपर चोट करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। बेस्टाइल की जो जेल को तोड़ा जाता है, लोग वहां पर क्या करते हैं, वहां पे कैदी है, उनको लगता है कि बहुत सारे कैदी होंगे, पर सिर्फ वहां पे 7 कैदी होते हैं। ठीक है, सिर्फ 7 कैदी होते हैं, उनको छुड़ा लिया जाता है। जो इस बेस्टाइल जेल का जो कमांडर होता है, जो वो मारा जाता है इसमें। ठीक है, जो कमांडर है, जो सेफ गार्ड है, वो मारा जाता है। ठीक है, जो इसको देख रेख कर रहा है वो मारा जाता है। ये बेस्टाइल जेल एक फोर्ट के अंदर है। ठीक है, फोर्ट्रेस के अंदर है बेस्टाइल जेल,
इसको तोड़ दिया जाता है और यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, 1789 में। 1789 14 जुलाई को आज भी फ्रांस का जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं वो 14 जुलाई को मनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक राजवंश है बोर्बन, उसमें एक राजा है लुईस 16। ठीक है, उसके समय में ये रेवोल्यूशन होता है। ठीक, लिब्रे वहाँ की करेंसी है, मैंने बताई। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बेस्टाइल एक प्रिजन है, इसको तोड़ दिया है और वहीं से क्रांति की शुरुआत हुई है। क्रांति नहीं है ये, क्रांति की शुरुआत है। क्यों होती है, अब इसका रीजन समझते हैं कि क्यों इतनी बड़ी घटना क्यों होती है। अचानक से तो कोई चीज ऐसी आई नहीं होगी कि नहीं आज हमारा मन हुआ और हम जाकर राजतंत्र तोड़ने लग गए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। राजतंत्र तोड़ने के लिए या जो इस तरह का वहाँ का सिस्टम था, है ना, जो रिजीम था, उसको तोड़ने के लिए कुछ पहले से कुछ चला आ रहा होगा उनके मन में कि हमें अब इससे आगे बढ़ना है। तो क्या वो व्यवस्था थी, हम उसको समझते हैं। देखिए, जो फ्रांस की व्यवस्था थी पहले हम जरा उसको समझते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, फ्रांस की व्यवस्था किस तरह की थी आप ये देखिए। ठीक है, जिसको आप रिजीम बोलते हैं। ठीक है, ओल्ड रिजीम था ये, अभी के फ्रांस की बात नहीं हो रही है, ये मैं पुरानी फ्रांस की बात बता रही हूँ। जो उनका फ्रांस का डिवीजन है ना, आप देखेंगे बुक में भी इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है आपके, आप समझ लीजिए इसको, आपको इजी हो जाएगा। देखिए, फ्रांस जो है ना, वो जो ओल्ड फ्रांस है वो इस तरह से 3 भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, इसको वो स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ये सब रीजन है कि क्यों क्रांति हुई। ठीक है, वो क्रांति की शुरुआत थी बेस्टाइल जेल से। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, हम फ्रांस की व्यवस्था देखते हैं कि किस तरह की फ्रांस की व्यवस्था थी और किन लोगों ने किस स्थितियों में फ्रांस की क्रांति लाने का में क्या योगदान दिया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेट है, ये है क्लर्जी। ठीक है, क्लर्जी। ठीक, ये कौन है, ये ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे धर्म गुरु होते हैं, तो ऐसे ही जो चर्च है, चर्च में कौन होंगे, पादरी। ठीक है, तो ये चर्च से बिलोंग जो लोग करते हैं ना, मैं लिख देती हूँ जिससे इजी हो जाए, यानी पादरी। ठीक है, प्रीस्ट जिसको आप बोलते हैं, ये पादरी वर्ग है। ठीक है, जो क्लर्जी वर्ग में है। ठीक, दूसरा ये एक स्टेट है। ठीक, फर्स्ट स्टेज में है, यानी इनका जो महत्व है वो सबसे ऊपर है। ये उस समय में सबसे ऊंचे वर्ग में माने जाते हैं। ठीक है, राजवंश से भी ऊंचे हैं ये, इनका इतना बड़ा स्थान है। उसके बाद है सेकंड, सेकंड है नोबिलिटी। ठीक है, नोबिलिटी, नोबिलिटी में क्या है, जो राजवंश है। ठीक है, जो राजघराने हैं, जो राजा है या राजा से जो लोग बिलोंग करते हैं, है ना, तो ये आप नोबिलिटी में वो है जो राजवंश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो राजवंश से बिलोंग करते हैं वो सारे नोबिलिटी में हैं। अब देखिए यहाँ है थर्ड वर्ग, थर्ड में क्या है, अब देखिए ये 2 हैं। इसके बाद इस थर्ड कैटेगरी जो है, जो थर्ड स्टेट है, इसको भी उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ए, बी और सी करके हम समझ लेते हैं। ठीक है, यानी एक है उसमें तीन बटे हुए हैं, 3 स्टेट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और अब ए बी सी है। ठीक है, अब क्या है, ए बी सी है, इसमें भी लोग बटे हुए हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और समझिएगा कि अभी इस रेवोल्यूशन से पहले तक एक जो मिडिल क्लास वैल्यू थी ना, वो नहीं थी। मिडिल क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मिडिल क्लास एक वर्ग है, एक मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग जैसी कोई चीज नहीं थी। या तो क्या थे, धर्मगुरु यानी सबसे ऊपर हो गए, फिर राजवंश हो गए, कुलीन वर्ग, और उसके बाद सीधा निम्न वर्ग था, मध्यम वर्ग नहीं था। ठीक है, तो मध्यम वर्ग की शुरुआत भी 18वीं शताब्दी से हुई है। ठीक, इतनी बात आप समझ लीजिए।
कई बार चीजें क्या होती है, माइंड में होती हैं, मतलब ऐसी आ जाती हैं। ठीक, तो मध्यम वर्ग की शुरुआत भी वहीं से हुई है। चलिए आप देखते हैं। आप देखिए जो ये ए है, इस जैसे मैंने आपको बताया ये थर्ड स्टेट है, स्टेट में बटे हुए था। जो फ्रांस है, ओल्ड रीजन था फ्रांस का, वो किस में था, इस 3 कैटेगरी में था। इन 3 कैटेगरी में फर्स्ट क्लर्जी है, सेकंड नोबिलिटी है, और थर्ड में क्या है, थर्ड में वो लोग हैं जो क्या है, बिल्कुल निम्न वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है। अब दबे कुचले वर्ग है, उसमें भी क्या है, जो फर्स्ट ए है जो, उसमें कौन है, जैसे बिजनेसमैन है ना, यानी कोई व्यापारी है, ठीक है, व्यापारी वर्ग है, या लॉयर है, ठीक है, यानी वकील है, या कोई प्रशासनिक व्यक्ति है जो राजवंश से नहीं है, राजवंश से नहीं, जो आधिकारिक वर्ग है वो आ सकता है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट में वो है, यानी थर्ड स्टेट के फर्स्ट में व्यापारिक वर्ग और वकील हैं, ठीक है। अब सेकंड है बी नंबर, देखिए बी नंबर में कौन है, किसान है, ठीक है। ये वो किसान है जो थोड़े से उच्च वर्ग में है, यानी इनके पास अपनी भूमि है। बात को समझिएगा, मैं बार बार बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर बहुत सारी चीजें आधारित है। अभी समझ में आ जाएगा आपको। किसान वर्ग है, इसके अलावा जो और हैं, देखिए किसान है, या कोई यहाँ पे एक मैं पूरा लिख देती हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखा पाऊँ, किसान, मजदूर या नौकर वर्ग, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको समझ लीजिए आप, मैं इधर हो जाती हूँ सामने से। क्लर्जी में कौन है, चर्च में जो पादरी हैं वो हैं, नोबिलिटी में वो हैं जो राजवंश हैं, और जो थर्ड स्टेट है उनका भी डिवीजन 3 भागों में हुआ है। उसमें एक वर्ग है जिसमें व्यापारी या फिर वकील या कोई आधिकारिक व्यक्ति जो है, जो थोड़ा प्रशिक्षित वर्ग का कुछ कार्य करता है, वो सारे हैं। दूसरे हैं किसान और हस्तशिल्प वगैरह बनाने वाले लोग होते हैं ना, जो हाथ के काम करते हैं। सपोज करिए कोई मूर्तिकार है, कोई मान लीजिए कालीन बनाने का या कुछ बनावट वाला काम करता है, तो वो हस्तशिल्प वाले लोग हो गए, ये सेकंड क्लास में है। यहाँ पे भी किसान, अब देखिए थर्ड में भी किसान है, मैंने 2 जगह किसान लिखा है, तो 2 जगह किसान लिखने का रीजन बताती हूँ। ये जो किसान है इनके पास भूमि है जो बी वर्ग में है, लेकिन जो किसान जो सी वर्ग में है, ये भूमि नहीं है इनके पास, ये दूसरे की भूमि पर किसान है, ये भूमि नहीं है इनके पास। जो सी वर्ग के किसान हैं उनके पास भूमि भी अपनी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो नौकर हैं, ठीक, और मजदूर हैं, ये सारे लोग कौन है, ये थर्ड कैटेगरी है, ठीक है। तो ये थर्ड कैटेगरी, इस थर्ड कैटेगरी का भी 3 जगह डिवीजन हुआ है। बात इतनी समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है कि वहां की व्यवस्था क्या है, ये जो 2 वर्ग हैं, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, ठीक है, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है, इनको टैक्स नहीं देना, ठीक है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक, टैक्स नहीं देना, ऐसे लिख लीजिए, इनको टैक्स नहीं देना है। ये जो 2 वर्ग हैं इनको टैक्स नहीं दे रहा है। टैक्स कौन दे रहा है, यानी जो खर्च है पूरा, भाई अगर राज्य है तो राज्य में खर्च भी होगा, सेना है, इतना बड़ा प्रशासन है, उसको चलाने, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, चर्च हैं, जो भी चीज़ है, और सारी व्यवस्थाओं के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसा कौन दे रहा है, ये वर्ग। सिर्फ ये जो थर्ड वर्ग है ये टैक्स दे रहा है, ये टैक्स भर रहा है, और ये दोनों टैक्स नहीं दे रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सिर्फ मजे ले रहे हैं, है ना, सबसे ज्यादा विलासिता में ये लोग जी रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, जो व्यापारी वर्ग है और किसान जिनके पास भूमि है, उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल भूमि रहित किसान है, जो नौकर है, उनकी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। ये लोग सिर्फ इसलिए प्रिविलेज हैं क्योंकि ये किसी कैटेगरी में, अगर क्लर्जी है, मान लीजिए कोई चर्च में, मतलब कोई पादरी है
या कोई राजवंश में पैदा हो गया है, सिर्फ उन्हें इसलिए ये अधिकार मिल गए हैं कि उनको वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, उनको पूरा ऐश आराम मिलेगा, ठीक है, वो टैक्स नहीं देंगे, पूरे आराम के साथ जीवन में रहेंगे, ठीक है, जीवन जिएंगे। लेकिन वहीं अगर कोई ये वर्ग में जी पैदा हो रहा है तो वो उसको टैक्स भी देना पड़ेगा उसको, मतलब ये जो इसके ऊपर है वो दो बातें भी सुना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनका ये मानना है कि हमें जो बाई बर्थ हमें जो इस कैटेगरी में हम पैदा हुए हैं ये एक दैवीय कोई शक्ति है ना, दैवीय सिद्धांत मान रहे हैं इसके पीछे, पर ऐसा तो नहीं है। तो अब इस रिजीम को आपने समझ लिया कि ये कैटेगरी क्या थी। अब ये कैटेगरी में देखिए ये जो दो वर्ग हैं इनको क्या कोई दिक्कत हो सकती है? इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाई सारी ऐश आराम इनको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि कोई क्रांति हो, ठीक है भाई, इनको कोई टैक्स नहीं देना, ये टैक्स ले रहे हैं, अभी आगे मैं बताऊंगी कि कौन से ये दो टैक्स लेते हैं। ये लोग टैक्स ले रहे हैं, है ना, इनका जीवन यापन एकदम आराम से चल रहा है, इनके यहाँ कोई परिवार में बाई बर्थ बॉर्न हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में आने की वजह से, चाहे उसके अंदर वो गुण ना भी हो तो भी वो इस कैटेगरी में आने की वजह से उसको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई काबिल भी है तब भी बेचारा वो क्या कर रहा है, वो दबा कुचले वर्ग, दबा कुचले रीत रिवाजों में रह रहा है, ठीक है, दबे कुचली संस्कृति में, दबे कुचले वर्ग में जी रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, फर्स्ट क्लर्जी और सेकेंड ये, ठीक, नोबिलिटी, नोबिलिटी में राजवंश है और फर्स्ट में क्लर्जी है। तो ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि कभी क्रांति हो, ठीक है। बदलाव कौन चाहेगा? जिसको वाकई बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत किसको है? इस वर्गों को, यानी जो ये थर्ड स्टेट है ये चाहेगी कि बदलाव हो, है ना, थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट में भी कौन चाहेगा? देखिए ये जो वर्ग है जो बिल्कुल थर्ड वाला है, सी वाला तो सोच भी नहीं पाएगा, हो सकता है उसके अंदर सोचने की शक्ति हो पर अभी उसके पास ना तो इतने संसाधन हैं, क्योंकि वो कहीं वो अशिक्षित है, ठीक है, सबसे बड़ी बात अशिक्षित है। दूसरी बड़ी बात कि देखिए जब बहुत आदमी संसाधनहीन होता है तो उसकी शक्ति जो सोचने की शक्ति होती है वो थोड़ी कम होती है। वहीं जो ये व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग जगह जगह घूम रहा है, ठीक है, वकील है, बहुत लोगों से मिल रहा है, यानी प्रशिक्षित वर्ग है। तो ये लोग क्या करेंगे, इस क्रांति में सहायक होंगे, ठीक है। अब कैसे होंगे वो आगे हम देखेंगे। आपको मैंने रिजीम समझा दिया, एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। स्टेट है, स्टेट के अंदर भी स्टेट को, थर्ड स्टेट को 3 बार में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो थर्ड स्टेट है यही चाहती है कि क्रांति हो, मतलब यही लोग क्रांति लाएंगे और ये जो इनमें से जो लोग निकलेंगे वही मध्यम वर्ग होंगे, ठीक है। इनमें से कुछ ऐसे प्रशिक्षित लोग निकलेंगे जो मध्यम वर्गीय होंगे और वही क्रांति लाएंगे। मध्यम वर्गीय कौन है? जो बिल्कुल आम आदमी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे और देखते हैं। जहां तक मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि बॉर्बन का वंश का राजा है लुईस 16, जिसके समय में ये घटना होती है। बास्तील की जेल तोड़कर ये घटना शुरू की जाती है, मतलब ये क्रांति शुरू की जाती है। फ्रांस की उस समय की व्यवस्था क्या थी ये मैंने आपको बताया, कारण पूरे एक साथ में आपको जरूर से बताऊंगी। अभी इसको समझ लेते हैं एक बार। अब देखिए ये जो वर्ग है, ये जो थर्ड स्टेट है, मैं यहां इसको नोट करती हूँ। देखिए जो ये थर्ड स्टेट है इसकी, है ना, थर्ड स्टेट है, ठीक है। ये जो थर्ड स्टेट है इसमें मैंने आपको बताया कि व्यापारी वर्ग है, वकील हैं, ठीक है, या व्यापारी वर्ग है ना, और वकील भी हैं, ठीक, ये सारे लोग हैं इसमें। और दूसरे इसमें कौन है? एक व्यापारी वर्ग और वकील वर्ग है, या शिक्षित, जो शिक्षित लोग हैं, है ना, शिक्षित वर्ग है, इसको आगे शिक्षित वर्ग भी कर लीजिए,
ठीक है, इसमें कुछ शिक्षित वर्ग भी हैं। इसके बाद दूसरे लोग हैं जो किसान हैं जिनके पास भूमि है। ठीक है, दूसरे वो हैं जिनके पास भूमि है, यानी वो अपनी भूमि पर खेती करते हैं, भूमि है इनके पास। ठीक है, हस्तशिल्प वाले लोग हैं, हस्तशिल्प कला जो लोग करते हैं, चाहे मूर्तिकार हो, चाहे और भी कोई चीज बनाने की जो चीजें करते हैं वो लोग, पेंटिंग करते हैं, इस तरह की। फिर थर्ड वो लोग हैं जिन एक जो किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है। ठीक है, भूमि नहीं है और क्या है, या फिर नौकर है ना। यानी ये सिर्फ प्रिविलेज अपने आप को कब मानते हैं, जब इनको कोई अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है, यानी कोई भी सेवा का काम, कि भाई हम आपका घर साफ कर देते हैं, जूते साफ कर देते हैं, कपड़े धो देते हैं, तो इतने में ही ये बेचारे प्रिविलेज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास काम भी नहीं है। अगर काम नहीं होगा तो फिर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नौकर हैं, ठीक, मजदूर हैं, ये सारा वर्ग थर्ड कैटेगरी। तो इसमें इसमें भी ए बी सी हो गए। ठीक है, ए वर्ग और बी वर्ग और सी वर्ग। ठीक, अब जो ये व्यापारी वर्ग और शिक्षित वर्ग है, ठीक है, यही आगे चलकर क्या बनते हैं, क्रांति लाने का बीड़ा उठाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ दार्शनिक हैं, इन दार्शनिकों के बारे में भी पहले मैं चर्चा कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। देखिए, फ्रांस में जब क्रांति हुई तो जो ये रिजीम था बहुत समय से चल रहा था, लोग परेशान थे, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है, उस समय में कुछ फ्रांस के दार्शनिक हुए। ठीक है, फ्रांस के कुछ दार्शनिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। रूसो एक इम्पोर्टेंट है, रूसो। ठीक है, तीन बड़े दार्शनिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इनके सिद्धांतों, इन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं किया कि क्रांति का आह्वान कर दिया, नहीं, इनके विचारों से लोग जागरूक हो गए। ठीक है, इनके विचारों से लोग जागरूक हो गए, उनको लगा कि सिर्फ किसी कैटेगरी में बर्थ हो जाने पर क्या इतनी मतलब विशेषाधिकार मिल जाने चाहिए किसी को। ठीक है, कि सिर्फ आपका बॉर्न एक ऐसी फैमिली में हुआ है, या राजवंश है आप में हो गया, या फिर क्लर्जी में हो गया, तो आपको विशेषाधिकार मिल गए, और हम थर्ड स्टेट में पैदा हुए इसलिए हमें कोई किसी भी तरह का अधिकार नहीं मिला, ये गलत है। तो रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, है ना, मॉन्टेस्क्यू बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं ये। और एक थर्ड है जॉन लॉक। जॉन लॉक, इंग्लिश में लॉके लिखते हैं लेकिन जॉन लॉके ही लिख देती हूँ मैं। ठीक है, जॉन लॉक एक्चुअली। ठीक, तो ये जो तीन दार्शनिक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस समय में हुए, और इनकी जो विचार थे, इन तीनों के जो विचार थे उससे मतलब पूरा, बल्कि देखिए जो अमेरिका है कितना एडवांस माना जाता है, अमेरिका भी इनके विचारों से प्रभावित है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड बताया है, सारी क्रांति आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझा दूंगी। ठीक है, ये दार्शनिक हुए तीन। ठीक, और इनको जो रूसो हैं इन्होंने बोला कि समानता का अधिकार होना चाहिए, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह बॉर्न हो गया है किसी कम्युनिटी में इसलिए उसको प्रिविलेज मान लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप में कैलिबर है तो आप जहाँ भी चाहे वहाँ, मतलब उस तरह का आपको तब विशेषाधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू है, और मॉन्टेस्क्यू ने एक बताया कि राजा का दैवीय सिद्धांत जो है कि हम राजवंश से हैं इसलिए हमारे पास मतलब दैवीय शक्ति है, जिसकी वजह से हमारा राजवंश में जन्म होता है और हमें विशेषाधिकार मिलते हैं। तो इसका उन्होंने खंडन किया। उन्होंने बोला कि नहीं, पहली बात तो राजा को सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए। इनका सिद्धांत था कि हमें क्या होना चाहिए, जैसे जो इनका सिद्धांत है वो दैवीय सिद्धांतों का खंडन करते हैं मॉन्टेस्क्यू। और उसके अलावा ये क्या कहते हैं कि जो हमारा जो सिस्टम है उसको ऐसे डिवाइड करना चाहिए, जो हमारा राजतंत्र जो चल रहा है, मतलब जो समाज की व्यवस्था है उसको कैसे चलना चाहिए। एक तो देखिए संसदीय प्रणाली होनी चाहिए, है ना,
जिसको आप विधानसभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव, विधानसभा है ना, यानी विधान सभा, ठीक। फिर कार्यपालिका, यानी जो सिस्टम अभी हमारे यहाँ भी है, ठीक है, ये इसी से लिया हुआ है और अमेरिका में इस हमारे से भी पहले से ये चला आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ठीक, जुडिशरी, विधानसभा लेजिस्लेटिव, फिर उसके बाद कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी न्यायपालिका, ठीक है। ये व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और भाई अगर एक ही के हाथ में सारी व्यवस्था होगी तो क्या होगा, राजा के हाथ में है तो राजतंत्र है, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जॉन लॉक, तो ये जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए, इनके विचार पूरे फ्रांस में फैल गए, ठीक है। ये बड़े दार्शनिक हुए और इन्होंने मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से, या पहले क्या था कि जैसे लोग नाई की दुकान पर बैठ जाते थे या कहीं नुक्कड़ लगा कर बैठ गए और वहां पर अपनी बातों को या किसी की जो एक व्यूज होते हैं उनको बता दिया, ठीक है, कि उनका ऐसा मानना है या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अपने ओपिनियन शेयर करते, तो ऐसे करते थे वो लोग। उस समय ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं कि भाई व्हाट्सएप है, फेसबुक है और उस पर आप फटाफट चीज़ें फॉरवर्ड कर दीजिए और घर बैठे आपको सबको सब चीज़ें पता लग जाए। एक तो क्या है, शिक्षित वर्ग बहुत कम था, तो लोग क्या करते थे, जोर जोर से न्यूज़पेपर या पत्रिकाएं जो आती थी वो नाई या जो ऐसे नुक्कड़ बनाते थे, वो लोग नुक्कड़ में जहाँ बैठते थे वहाँ बैठकर वो लोग जोर जोर से, जो शिक्षित होते थे वो पढ़ते थे जो तेज आवाज में, ठीक है, जिससे आम जनता तक वो सारे जो ओपिनियन है, जो मत हैं, वो उन तक पहुंच पाए, ठीक है। तो इस तरह से जागरूकता की भावना, ठीक है, आती थी लोगों में। तो मैंने आपको बताया 3 दार्शनिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है फ्रांस की क्रांति में, ठीक। तो चीजें आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्रांति का एक पूरा वृहद स्वरूप आपको आ जाएगा। स्टेट मैंने बताया, अब देखिए यही कारण भी है, यानी कि एक स्टेट, कि भाई एक स्टेट में ऐसा बंटवारा किया है जहां पर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर 2 वर्ग जो हैं वो बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई टैक्स नहीं देना, वो विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। और टैक्स किससे ले रहे हैं, थर्ड स्टेट से, ठीक है। और उनकी बात मानी भी नहीं जा रही है, ठीक है, उनको कोई समाज में कोई उनको वैल्यू भी नहीं कर रहा है, ठीक है, कि भाई आपकी वैल्यू है, आप कर दे रहे हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो कोई थैंकफुलनेस भी नहीं है उनके लिए, कोई थैंकफुल भी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ये दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण रूसी क्रांति बहुत हुई। तो ये दार्शनिक 3 मैंने आपको बता दिए, 2 कारण आपको साथ साथ कारण भी समझ में आ रहे हैं। अब देखिए आगे और एक चीज और समझते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊंगी क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए ये दार्शनिक समझ में आ गए, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए इनको। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो वो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है ना। आप खाली जब उसको रीड करेंगे और वीडियो को देखेंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि लुइस, जैसे मैंने आपको बताया कि लुइस 16 है, वो राजा बन गया है, लुइस 16, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, लुइस 16 ये राजा बना है। और इसकी शादी हो जाती है एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है, एक राजकुमारी है ऑस्ट्रिया की, ठीक है, मैरी एंटीनियो करके इसका नाम है, एंटीनियो, ठीक है, ये नाम है उसका। इससे इसका विवाह होता है, ठीक है। लुइस 16 जब राजा बनता है और शादी होती है, 20 वर्ष के करीब उसकी आयु है, और वो जब राजा बनता है तो उसको क्या मिलता है, एक तो क्या है कि ये दोनों लोग या ये पूरा राजवंश है ना, लुइस का जो राजवंश है पूरा, जो इससे पहले के लोग हैं, जस्ट पहले वाले, और खुद लुइस और उसकी जो वाइफ है मैरी एंटोनियो,
उसकी जिससे उसका विवाह होता है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है ये लोग बहुत फिजूल खर्ची करते थे। ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा पैलेस है, वर्साई है ना। तो वो वर्साई में उसको मेंटेन रखने में या उसके कोई कोई आयोजन हो रहा है तो भव्य आयोजन किया जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करते थे। खर्ची नहीं करते थे ये लोग, बहुत फिजूल खर्ची करते थे। तो क्या होता है कि बहुत फिजूल खर्च करने के कारण इनका जो खजाना है, जो ट्रेजरी है, वो बिल्कुल खाली है। ठीक है, एक तो ये रीजन है यहाँ पर, समझिएगा। जब लुइस 16 आया है, उसके पास पैसे बहुत कम है खजाने में। तो खजाना खाली होने का कारण क्या है? ये इन दोनों का बहुत एक्स्ट्रावेगेंट होना। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट होना यानी फिजूल खर्च करना। और दूसरा रीजन ये होता है कि राजा और फिजूल खर्च करना। ठीक है, एक तो फिजूल खर्च करते हैं ये दोनों लोग, दूसरे खजाना खाली क्यों था ये और समझ लेते हैं। लुइस 16 के पहले यानी लुइस 15 जो थे, जो राजा था, उसका किससे उसका युद्ध हो रहा था सप्तवर्षीय। ठीक है, ब्रिटेन के साथ। ठीक, ब्रिटेन के साथ उसका सप्तवर्षीय युद्ध चलता है। तो युद्ध 7 साल अगर सप्तवर्षीय चल रहा है तो खजाना खाली होगा, है ना। युद्ध में कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबे समय तक युद्ध चल रहा है, तो क्या होगा, उसका जो खजाना था वो खाली हो रहा था। ठीक, एक तो ये रीजन था। दूसरा, ये खुद बहुत खर्चीला है। अपने आयोजन जो करते हैं खाने पीने के या जो भी आयोजन किए जाते हैं वर्साई के मेंटेन में, जो यहाँ ये रहते हैं पैलेस में, जो वर्साई है इनका, उसको मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च करते हैं ये लोग। ठीक, और इसके अलावा और भी खजाना होने का एक कारण और होता है, इसका मित्र होता है। ये फ्रांस है ना, लुइस कहाँ का राजा है? फ्रांस का। और इसका दोस्त होता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका को ये सपोर्ट करता है युद्ध में, है ना। अमेरिका को युद्ध में सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश है, वो ब्रिटिशरों ने सिर्फ हम पर रूल नहीं किया, अमेरिकन पे भी रूल किया था। ठीक है, तो अमेरिका को युद्ध में बहुत सपोर्ट करता है ना लुइस 16, जिसकी वजह से इसका पैसा यहाँ पर खर्च होता है। और जब ये युद्ध जीत जाते हैं, इसको वापस पैसा भी नहीं लौटाते। तो पैसा लग गया और पैसा लौटाया भी नहीं गया, तो इस वजह से भी इनका खजाना खाली होता है। तो खजाना खाली होने का कारण आपको पता लग गए कि क्यों खजाना खाली था। बहुत फिजूल खर्च करते थे और युद्ध मैंने आपको बताया। ठीक है, इनका जो लुइस 14 था वो सबसे बड़ा राजा कहलाया, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक शासन किया। ठीक है, लंबे समय तक, और जितने भी उसने युद्ध किए, ठीक है, युद्ध पहले, क्योंकि पहले के राजा क्या होते थे, युद्ध करते थे, दूसरे देशों को जीत लेते थे और अपने में मिला लेते थे। तो उसने जितने भी युद्ध किए वो एक भी युद्ध हारा नहीं था, सारे युद्ध जीते हैं। ठीक है, तो लुइस 14 भी इंपॉर्टेंट है। लुइस 14 सबसे बड़ा राजा कहलाया, सबसे बड़ा मोनार्क था वो। उसके बाद लुइस 15 मैंने आपको बताया, उसने सप्तवर्षीय युद्ध किया। इसके बाद लुइस 16 जब आता है तो उसको आते आते युद्ध चल रहा है, युद्ध में वो मदद भी कर रहा है अमेरिका की, तो इस वजह से उसका खजाना खाली हो जाता है। ठीक, तो यहां तक मैंने समझा दिया। इसके बाद आगे किस तरह की कहानी रहती है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको कारण में 2-3 कारण आपको मैंने भी बता दिए हैं। एक तो लुइस का जो खजाना है वो खाली है, तो वो उसको भरने के लिए टैक्स लेना चाहता है गवर्नमेंट से। और टैक्स कौन दे रहा है? जो ये थर्ड स्टेट है ना, जो थर्ड स्टेट है वो उसको देनी है। तो यहाँ पर क्या है, जो कुंठा है उनकी दबी हुई वो बाहर आती है। ठीक है, तो एक रीजन ये हो गया कि टैक्स वो बढ़ाना चाहता है। दूसरा, मैंने आपको जो शुरू की 2 चीजें बताई वो दोनों चीजें। ठीक, तो इन चीजों पे आप फोकस करिए। एक बार किताब, 2 बार, 3 बार पढ़िए, क्योंकि जो आप किताब पढ़ लेंगे और वीडियो को देख लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए,
पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट भी आपको सारे कवर करने हैं। तो इसलिए हर सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।